हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी पतझड़ में मधुमास। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले अंशुल। तुम भी कहाँ बदली हर्षिता, आज भी वैसी ही हो जैसी 15 साल पहले थी। अंशुल के मुंह से निकला। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? उसने हंसते हुए अंशुल से पूछा तो वो कुछ खोया सा मन ही मन बोला, बस मन की आंखों से देख लिया। सहसा लगा हर्षिता साकार सामने बैठी, उसकी आंखों में मन में उठे भाव पढ़ती विस्मय से कह उठी, अच्छा। और फिर आहिस्ता से अपने गालों पर गिराई लटों को आधा से कान के पीछे करती हुई जोर से हंसते हुए बोली, मन की आंखों से देखा सदा सच नहीं होता। जो खुली आंखों से देखा जाए वही प्रमाणिक, वही सत्य है। उस दिन वो भी इत्मीनान से चाय का घूंट भरती कह रही थी, तुमने देर कर दी। थोड़ा पहले प्रपोज करते तो यकीन मानो मैं तुम्हें हाँ कह देती, पर अब नहीं। ज़िंदगी दोबारा सोचने का एक मौका देती है, सोच लो। अंशुल के कहने पर वो मस्ती में बोली, जो सोच समझ कर किया जाए वो प्यार कहाँ। एक बार मेरे लिए। उसकी आशा भरी नज़रें नज़रअंदाज करते हुए हर्षिता बोली, चलो तुम्हारे कहने पर दोबारा भी सोच लेती हूँ। कुछ पल के मौन के बाद आंखें मूंदी हर्षिता से उसने कहा, तो क्या नतीजा निकला? उन्मुक्तता से हर्षिता दोनों बाहें फैलाए कह रही थी, अंशुल तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त और विवेक मेरा पहला और आखिरी प्यार। वो पल और मौन। अरे बोलो ना, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी भी वैसी ही हूँ? हर्षिता की आवाज़ पर अंशुल हड़बड़ा गया। ये क्या? वो अतीत में पहुँच गया जब उसने हर्षिता को प्रपोज किया था। उस मुलाकात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने जस का तस ऐसा तैरा कि वो भूल ही गया कि वो हर्षिता से फ़ोन पर बात कर रहा है। अंशुल हड़बड़ा कर बोला, तुम्हारी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर अंदाज़ा लगाया। तुम फ़ोटो में तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो, कहीं कोई परिवर्तन नहीं नज़र आता। सच में ऐसा है या कोई पुरानी फ़ोटो है? अंशुल की बात पर हर्षिता हंसते हुए बोली, ये जानने के लिए तो तुम्हें घर आना पड़ेगा। वैसे विवेक कहते हैं कि मैं बिल्कुल पहले जैसी हूँ। अब बाकियों का मुझे नहीं पता। सोशल साइट का एक फ़ायदा तो हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। देखो कब मिलते हैं। अंशुल की प्रतिक्रिया पर हर्षिता उत्साहित होकर बोली, इसी वीकेंड आ जाओ। तुम चंडीगढ़ में हो, मुझे पता ही नहीं था। कसौली बहुत सुंदर जगह है, तुम्हें अच्छा लगेगा। रखती हूँ फ़ोन। ओके बाय। फ़ोन कट चुका था, पर हर्षिता की अनुभूति अभी भी 15 साल पहले जैसी थी, मानो अभी ही उसने कहा हो, अंशुल विवेक और मैं करीब 2 साल पहले मिले थे। एक बार में प्यार हो ऐसी कोई अनुभूति नहीं थी। फिर लगा हम दोनों के बीच प्लेटोनिक लव है, पर धीरे धीरे मैंने उसके अंदर के पौरुष और कोमल मन को जाना और बस प्यार हो गया। मेरे मन में तुम्हारी जगह एक दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं है। उस वक्त कहे शब्द आज भी नस्तर की तरह चुभते हैं। कहीं ना कहीं ये टीस उठ ही जाती है कि वो होती तो कैसा होता, पर वो कैसे होती? एक तरफ विवेक था तो दूसरी तरफ सुकन्या थी। वो अलग बात है कि हर्षिता के लिए विवेक ही सब कुछ था, जबकि वो सुकन्या से अच्छा विकल्प हर्षित में देख रहा था। हर्षित का फ़ोन क्या आया, बीता समय आंखों के सामने ही तैर गया। नई नौकरी की पहली उड़ान थी। इसके लिए कोई लड़की बताओ। ये शब्द हर मिलने जुलने वालों के मुंह से निकलते। उन्हीं दिनों चचेरे भाई की शादी में दूर की रिश्तेदार की बेटी सुकन्या से मुलाकात हुई। रूप सी नहीं तो साधारण भी नहीं थी सुकन्या। शादी के फंक्शन में गोलगप्पे खाती लड़कियों के हाव भाव कैमरे में कैद कर रहा था अंशुल। उसी को लेकर हंसी मजाक चल रहा था। सबसे बुरी तस्वीर सुकन्या की थी। शायद पानी बहुत तीखा था। उसकी वो तस्वीर डिलीट करने के एवज में शादी में उससे खूब काम करवाया अंशुल ने। मसलन कॉफ़ी बना कर लाओ, किसी के सिर के नीचे से तकिया निकाल लाओ।
मच्छर मारने वाली मशीन का जुगाड़ करो, जब भी बोलूं 1 कप चाय हाजिर कर देना, इत्यादि। नीरज भैया की जूता चुराई रस्म में जूते की सुरक्षा की कवायद में जूता सुरक्षित हो पाया या नहीं याद नहीं। हाँ, उसका दिल चोरी हो गया। सुकन्या की ओर उसके झुकाव को देख मम्मी ने उससे उसकी रजामंदी पूछी और उसने हाँ कर दी। सुकन्या के माता पिता बेटी के लिए इंजीनियर लड़का पाकर धन्य थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी। सुकन्या ग्रेजुएशन कर ले और तब तक अंशुल भी सेटल हो जाए, ये सोचकर सगाई करके शादी 1.5 साल के लिए टाल दी गई। करीब साल भर बाद उसे अपनी सोच और विचारों में परिवर्तन नज़र आया। सुकन्या की कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। कैरियर को लेकर उसका कोई विज़न नहीं था। जहां उसके कलीग्स नौकरी पेशा लड़कियों का चयन कर रहे थे, वहीं सुकन्या को लेकर मन में दुविधा ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसे अपने भीतर परिवर्तन दिखा। परिवर्तन की वजह उसकी कंपनी में आई नई एम्प्लॉई हर्षिता थी। हर्षिता की दोस्ती में पढ़कर उसका दिल फिर धड़का। अब उसके विचार जीवन साथी के प्रति बदल चुके थे। नौकरी पेशा लड़की ही स्टेटस को बढ़ा सकती है, कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। अकेले जॉब करके गृहस्थी सिर्फ घसीटी ही जा सकती है। अपने साथियों के मुंह से सुने इन चंद जुमलों ने हर्षिता के बारे में उसे गंभीरता से सोचने पर विवश कर दिया। अब उसे सुकन्या के साथ बिताए समय में उम्र विशेष में होने वाला इन्फेचुएशन नज़र आया, जो उस उम्र में स्वाभाविक था। सुनो, चाय पियोगे क्या? सुकन्या की आवाज़ ने उसे अतीत से बाहर खींचा। हाँ हाँ, चौंकते हुए उसकी अपने वर्तमान के हुलिये पर नज़र पड़ी। कल से स्कूल में स्टेप बैक कर दिया है। कल्चरल वीक की तैयारी हो रही है। सच बहुत थक जाती हूँ। सुकन्या के कहने पर कुछ ऊब से भरे भाव से उसने उसे देखा। हर्षिता की सोशल साइट पर उसकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ HR मैनेजर लिखा था। उसी आधार पर कारपोरेट कंपनी की HR मैनेजर की तुलना वो प्राइमरी स्कूल टीचर से करने लगा। सुनो, मीका का 10th है। सोच रही हूँ कुछ समय के लिए ब्रेक ले लूँ, छोड़ दूँ जॉब। प्राइमरी स्कूल की जॉब है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं जो इतना सोचा जाए। छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो। अंशुल की तलखी ना चाहते हुए भी आवाज़ में उतर आई। तुम मुझे कभी मत समझना। ये कहकर सुकन्या वहाँ से चली गई। वो उसे रोकना भी नहीं चाहता था। शायद एकांत में एक बार फिर हर्षिता के ख्यालों में गुम होने की इच्छा ने सुकन्या की उपेक्षा की। वैसे भी उसे क्या सुने और समझे। चिढ़ होती है अंशुल को सुकन्या का स्वभाव देखकर। कोई महत्वाकांक्षा नहीं। उसके ख्याल को मन से निकाल कर वो फिर हर्षिता के साथ अतीत में गुम हो गया। बुरा मत मानो अंशुल, पर विवेक मेरा पहला प्यार है। तुम भी तो मेरा पहला प्यार हो। इतना बड़ा झूठ भी वो बोल गया। सुकन्या और उसकी सगाई की बात से हर्षिता अनजान थी। विवेक बीच में नहीं होता तो वो शायद हर्षिता को सच बताकर मना भी लेता, पर यहाँ भी शायद की भूमिका मुख्य थी। उसका पलड़ा यहाँ हल्का था, इसीलिए कदम पीछे हटाना मुनासिब लगा। उसकी और हर्षिता की राहें अलग हो गईं। सुकन्या उसकी नियति बन गई। शादी के बाद लाख कोशिशों के बाद भी वो सुकन्या को कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए तैयार नहीं कर पाया। हाँ, उसकी इच्छा का मान रखते हुए सुकन्या पास के ही स्कूल में प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका बन गई। समय के साथ पत्नी के वर्किंग वूमन ना होने की चुभन कम हुई। मन में पड़ी गांठ भी ढीली हुई थी। सुकन्या एक सुलझी हुई पत्नी साबित हुई। बावजूद इसके जब वो अपने साथियों की पत्नियों के चढ़ते कैरियर ग्राफ को देखता, उसकी कल्पना में हर्षिता उतर आती। एक अफसोस के साथ वो सोचता, काश सुकन्या के बारे में इतनी जल्दी निर्णय ना लेता तो उसके जीवन में कोई ऐसा होता जो उसके अर्थभार को साझा करता। इस बार वीकेंड मानो लंबे अंतराल बाद आया हो। हर्षिता का मैसेज आ गया। दिए पते पर सुकन्या के साथ अंशुल कसौली पहुंचा। वहां की खूबसूरती और ठंडक में दिली सुकून के साथ हर्षिता को महसूस किया। छोटे से खूबसूरत सरकारी कॉटेज के गेट पर ही विवेक रिसीव करने पहुंचा।
आपनूसी रंग के लगभग गंजे हो चुके अति साधारण व्यक्तित्व और हर्षिता के पहले प्यार से वो पहली बार परिचित हो रहा था। स्वयं के आकर्षक व्यक्तित्व से मिलान किया तो अपने अहम को तुष्टि मिली थी। आज धूप अच्छी खिली है, आइए यहीं बैठते हैं, कहते हुए विवेक उसको लॉन की ओर ले गया। सामने धूप में हर्षिता बैठी हुई थी। जीन्स कुर्ती पहने हर्षिता ने स्कार्फ से सिर और चेहरे को ढक रखा था। आँखों में बड़ा सा सनग्लास लगाए हर्षिता को दूर से देखकर एक बारगी अंशुल का दिल धड़का। हर्षिता इजी चेयर से उठकर आत्मीयता से मिली। आपसी बातचीत और मेहमानवाजी के बीच अंशुल ने हर्षिता को ध्यान से देखा। कुछ अजीब सी लगी वो। तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, अंशुल के पूछने पर हर्षिता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसी समय सुकन्या बोल पड़ी। विवेक जी बता रहे थे कि इन फूलों की देखभाल आप ही करती हैं। आपने लॉन को बहुत मेंटेन किया है। हरे भरे पेड़ पौधे और रंग बिरंगी क्यारियों को देख सुकन्या प्रभावित थी, पर खुद को जरा भी मेंटेन नहीं किया। बेसाख्ता अंशुल के मुंह से निकल गया तो सुकन्या असहज हो गई, पर हर्षिता ने मुस्कुराकर कहा, ये बात विवेक के सामने मत कह देना। सबके लिए कॉफ़ी लाते विवेक को आते देख भावुक हुई हर्षिता अब भी बोल रही थी, बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो विवेक जैसे पति मिले। धीरे धीरे ही सही, पर ठीक हो रही हूँ, वरना मुझे कैंसर है इस खबर ने तो तोड़ ही दिया था। पुनर्जीवन दिया है विवेक ने मुझे। कैंसर? स्तब्ध अंशुल के मुंह से निकला। अब वो सफाई से ढके और सनग्लास ढके चेहरे की सच्चाई को समझ ओह सॉरी बस इतना कह पाया। भौहें और सिर के बाल झड़ गए हैं कीमोथेरेपी से, कहते हुए हर्षिता ने चश्मा हटा दिया। अंशुल विचलित था, पर विवेक बड़े प्यार से उसे कॉफ़ी पकड़ा रहा था। तुमने बताया नहीं? अंशुल अस्फुट शब्दों में बोला। इसमें बताने जैसा क्या है, कैंसर ही तो है, ठीक हो जाएगा। विवेक के विश्वास को देख अंशुल अवाक था। हर्षिता की जिस पुरानी छवि से वो अब तक बंधा रहा, उसे यूँ तार तार देख उसे दुख हुआ। जानते हो अंशुल, शुरू में कीमोथेरेपी से मेरे झड़े बाल और बदसूरत शक्ल देखकर घर में कोई काम करने नहीं आता था। उस वक्त विवेक ने सारे काम खुद किए, मुझे संभाला। जो लोग मुझे देख संवेदना प्रकट करें, उन्हें तो विवेक पास भी फटकने नहीं देते हैं। हर्षिता के कहते ही अंशुल विस्मय से बोला, ऐसी हालत में तुम काम कर रही हो? तुम्हारे प्रोफाइल में HR मैनेजर लिखा है ना? उसकी दुविधा दूर करते हुए विवेक ने कहा, कुछ समय के लिए इन्होंने विराम लिया है। HR मैनेजर इनका पुराना अपडेट है, उसे बदला नहीं, क्योंकि ठीक होने के बाद वहीं से शुरुआत करनी होगी। हर्षिता को काम छोड़ने पर दुख हुआ होगा, अंशुल के कहने पर विवेक बोला। दुख उन्हें होना चाहिए जो उम्मीद छोड़ देते हैं। वर्तमान से हार कर जॉब, कैरियर, भविष्य की बातें बेमानी हैं। असल जीत तो वर्तमान को जीत कर हासिल करनी चाहिए। मुझे गर्व है हर्षिता पर, जिसने अपने वर्तमान को जीता। विवेक की बात पर हर्षिता एक टक उसे देखते हुए बोली, तुम हो तो वर्तमान जी पा रही हूँ। एक दूसरे के प्रति इतना विश्वास और आपसी समझ देख अंशुल हैरान था। दोनों यूं एक दूसरे में डूबे बातें कर रहे थे, मानो विवेक कहीं का राजकुमार और हर्षिता प्रिंसेस हो। एक दूसरे को शुभकामनाओं के साथ अंशुल और सुकन्या ने विदा ली। रास्ते भर अंशुल सोचता रहा कि हर्षिता का फैसला सही था। प्यार सच्चा था, तभी उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो इन परिस्थितियों में उसका साथ निभा रहा है। उसे अपना व्यक्तित्व विवेक के सामने बौना लगा। रास्ते में चाय पीने के लिए वो रुके तो अंशुल को उदास देख सुकन्या ने कहा, क्या हुआ, तुम हर्षिता जी की हालत से दुखी हो? अंशुल एक फीकी मुस्कान के साथ मौन था। वो फिर बोली, उनके साथ विवेक जी हैं, देखना वो इन परिस्थितियों से बड़ी जल्दी बाहर आएंगे, वो भी स्वस्थ हर्षिता जी के साथ। मैंने उन्हें ध्यान से देखा है, उनमें गम में भी खुशी तलाशने वाली अद्भुत इच्छा शक्ति है।
अपने सत प्रयासों से हर्षिता जी को वो पतझड़ में भी मधुमास का अनुभव करा देंगे। ऐसे सकारात्मक वातावरण में कोई रोग भला कैसे टिकेगा। कहती हुई सुकन्या कसौली की खूबसूरती में खो गई। सुकन्या की विचाराभिव्यक्ति एक नई सुकन्या से उसका परिचय करा रही थी। विवेक, हर्षिता और सुकन्या परिस्थितियों के विपरीत होने पर भी सुखी थे, क्योंकि इन सब में किसी को कुछ देने के सद्भाव थे। सुख का आकांक्षी होने से पहले उसे भी देना सीखना होगा। उसे भान हुआ जिस सुकन्या को वो अक्सर अनसुना करता आया, वो सुकन्या दुर्लभ संयोग है जिसकी प्राप्ति उसे किस्मत से हुई है। कुदरती खूबसूरती में डूबी सुकन्या को वो आज सुनना, जानना और समझना चाहता था। ये थी मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी पतझड़ में मधुमास। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।